Guys, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स जो आपके एसएससी एग्जाम्स में आता है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आएगा। तो एसएससी एग्जाम्स का जो एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन है उसका फर्स्ट टॉपिक है ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें बेसिकली कई सारे फॉर्मूलाज रहेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, वो याद ही करने पड़ेंगे, उनको कोई समझने का तरीका नहीं बन सकता है। यू नीड टू लर्न देम। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द शेप ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीन साइड होती हैं, ए ये हो गया, बी ये वाला पॉइंट हो गया और सी बी ये वाला पॉइंट हो गया। तो ट्राइंगल एबीसी इसको मैं कहूंगा, ये जो है ट्राइंगल एबीसी बन गया। इसकी तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं, यानी कि दीज आर द एंगल्स। ठीक है, दीज आर द एंगल्स और तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स का सम यानी कि ए बी एंड सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 की डिग्री के बराबर आपको मिलेगा। इट इज फिक्स्ड इन एनी ट्राइंगल। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, लेट्स सपोज दिस इज अ साइड ए, दिस इज अ साइड बी एंड दिस इज अ साइड सी। तो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा मिलेगा, मतलब तभी मैं उसको ट्राइंगल बोल सकता हूं। कब बोल सकता हूं? जब दोनों साइड्स का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड जो बची हुई साइड है उससे बड़ा मिलेगा, तभी वो ट्राइंगल बन सकता है। फाइन गाइस। ठीक है, तो ये हो गए भी इसके कुछ बेसिक्स की तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं भी ट्राइंगल्स में कुछ नाम्स होते हैं। ठीक है, कुछ नेम्स होते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स के नाम होते हैं, मीडियन, मिड पॉइंट, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, देन वर्टेक्स। तो ये सब कौन कौन से पॉइंट है, तो एक बार उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ दीज आर द पॉइंट जहां पे दो लाइनें मिल रही हैं। ठीक है, जहां पे दो लाइनें मिल रही हैं उन वाले पॉइंट्स को मैं क्या कहता हूं? दीज आर द वर्टेक्स। भाई ध्यान से सुनना, ये आगे वाले चैप्टर में जो भी मैं थ्योरम कराऊंगा तो उनमें इनका यूज करेगा। वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया? जहां पे दो लाइनें मिल रही हैं, दो साइड्स मिल रही हैं, उन वाले पॉइंट को मैं कहता हूं वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगला आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से अगर मैं अपोजिट वाली साइड पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, भाई बहुत ध्यान से, वर्टेक्स से अगर अपोजिट वाली साइड पे कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये वाली लाइन अगर अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये वाली लाइन कौन सी बन जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन इज द राइट आंसर। मतलब वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो स्ट्रेट हो, जो सामने वाली साइड के साथ जब मिले तो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस वाली लाइन को मैं क्या कहूंगा? वर्टेक्स इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? साइड का मिड पॉइंट, जैसे ये लेट सपोज ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब भी आपको पता चल चुका होगा, मिड पॉइंट का मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में लाइन को बांटना, तो उसको मैं मिड पॉइंट बोलता हूं। ठीक है, इसके बाद एक लाइन आती है मीडियन। ठीक है, मीडियन इज अ लाइन, परपेंडिकुलर इज अ लाइन। परपेंडिकुलर एक लाइन थी, मीडियन एक लाइन थी, मिड पॉइंट एक पॉइंट था, वर्टेक्स भी एक पॉइंट था, यानी कि इट इज अ सिंगल पॉइंट। मीडियन का मतलब क्या हो गया? जो वर्टेक्स है भी, जैसे बी भी एक जो है, इट इज ऑल्सो द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से सामने वाली लाइन का मिड पॉइंट को जोड़ दोगे आप, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के अगर मिड पॉइंट को आप जोड़ देते हो तो उस लाइन को मैं क्या कहूंगा? मीडियन इज द राइट आंसर। वर्टेक्स टू मिड पॉइंट को मैं उसको क्या कहूंगा? मीडियन इज द राइट आंसर। परपेंडिकुलर में फर्क क्या था? परपेंडिकुलर जो है सामने वाले वर्टेक्स से जब आएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बराबर बराबर हिस्सों में भी काटेगा लाइन को। भाई ये कोई जरूरी नहीं है। जब यहां पे मैंने 90 डिग्री की लाइन खींची है, ये वाला जो एंगल बना है, ये जरूरी नहीं है कि ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, नॉट नेसेसरी। ये आपको नहीं पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और जो मीडियन वाली लाइन थी, इसमें फर्क क्या है? मीडियन जो है वो दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी। अब ये एंगल क्या बनाएगी वो आपको नहीं पता है। ये 30 डिग्री भी बना सकती है, 60 डिग्री भी बना सकती है, वो आपको भी कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। फाइन, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट बचा है बाइसेक्टर। एक होता है बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? बाइसेक्टर इज ऑल्सो द लाइन। ठीक है, बाइसेक्टर इज ऑल्सो द लाइन, मतलब ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन को दो बराबर बराबर हिस्सों में काटती हुई जाए। फाइन, ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन को दो बराबर बराबर हिस्सों में काटती हुई जाएगी, यानी कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दिस इज द बाइसेक्टर लाइन, बिकॉज ए बी के मिड पॉइंट से ड्रॉ करी गई है। ए बी के मिड पॉइंट से ड्रॉ करता हूं
कोई भी लाइन वो चाहे वर्टेक्स से क्रॉस हो, वो चाहे वर्टेक्स से क्रॉस ना हो, बाइसेक्टर जो है वो ऐसे भी बन सकता है। भाई ये वाली लाइन भी इस वाली लाइन को दो बराबर बराबर हिस्सों में जो है ना बांट रही है, तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी, लाइन के मिड पॉइंट से जाएगी, तो उसको मैं क्या कहूंगा, बाइसेक्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, वर्टेक्स, परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट, मीडियन एंड द बाइसेक्टर। फाइन गाइस, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ दीज आर द, किसी भी ट्राइंगल में या किसी भी एंगल का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। इट इज फिक्स्ड, इसको याद कर लेना। एंगल ए बराबर एंगल बी है, एंगल सी बराबर एंगल डी है। ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको ये वाली थ्योरम याद करनी है और इस तरीके से एंगल जो है निकालने हैं। फाइन, एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी बराबर एंगल डी। फाइन, ठीक है। अभी एंगल पे ही एक और केस देखते हैं। नाउ दिस इज द पैरेलल लाइंस का केस, यानी कि पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं भाई समांतर, यानी कि ये दोनों लाइनें समांतर है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उस केस में जो एंगल्स बनेंगे, एंगल्स में क्या लिंक होगा। अब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर मिलेगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर मिलेगा, ये वाला जो एंगल है वो जी के बराबर मिलेगा, एंगल बी जो है वो एच के बराबर मिलेगा। इसको कॉपी में भी नोट डाउन करते जाना। एंगल ए जो है किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। एंगल ए जो है किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल डी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल एच के बराबर होगा। डेट्स ऑल। तो ये चार तरीके के रूल बन सकते हैं, ठीक है। इनका मैं यूज कराऊंगा आपको, जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें इन चीज का यूज करेंगे, तो इनको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ के साथ जो है नोटबुक में आपको नोट डाउन भी करते जाना है, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके का अगर सिचुएशन आती है तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो ये इंटरनल एंगल्स है ना, यानी कि ये और ये और ये और ये, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ई का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी और एंगल एफ का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये दो तरीके के इसके प्रूफ्स हैं। एंगल ए बराबर एंगल ई है, एंगल डी एंगल एफ, एंगल सी एंगल जी, एंगल बी एंगल जी। इसके अलावा जो एंगल बी बराबर एंगल एच। इसके अलावा जो मैंने रूल्स बताए हैं, ये जो इंटरनल एंगल्स हैं, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। फाइन, ठीक है। वन मोर, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। कैसे कैसे से जो है ट्राइंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट का मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल जो है वो 90 से कम होते हैं। तीनों एंगल जो है वो 90 से कम होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं, और तीनों एंगल्स का सम तो भी 180 मिलना ही चाहिए। एक्यूट का मतलब क्या हो गया, लेस देन 90। तीनों ही एंगल जो है वो 90 से छोटे रहेंगे, 90 भी नहीं रहेंगे, 90 से छोटे, ठीक है। वन मोर, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 90 से बड़ा है ना, तो ये वाला एंगल 90 से बड़ा है। अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा मिल गया तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में उसको बोल सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, जिसमें एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर आपको मिलता है, जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर आपको मिलता है। इस पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हाउ टू फाइंड द एरिया। एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट का मतलब क्या हो गया, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। ये जो है हाइट है और ये जो है बेस है, तो इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वन मोर थिंग, अब मैं दो चीजें आपको जो है अच्छे से समझाऊंगा। एक होता है इन रेडियस और एक होता है सर्कम रेडियस। इन रेडियस का मतलब क्या होता है, इन रेडियस का मतलब ये होता है कि जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर है। फाइन, जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर है, उसका रेडियस मैं क्या कहूंगा, इन रेडियस इज द राइट आंसर। अगर ट्राइंगल के बाहर कोई सर्कल है तो उस वाले रेडियस को मैं क्या कहूंगा, उस वाले सर्कल के रेडियस को मैं क्या कहूंगा, सर्कम रेडियस। फाइन। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्राइंगल से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें या तो वो इन रेडियस का यूज करके पूछेगा आपसे क्वेश्चन, या फिर सर्कम रेडियस का जो है यूज करके आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। इन रेडियस का मतलब क्या हो गया, अभी इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूं, सॉरी ये जो है अंदर है भी इसके,
इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूं तो इस सर्कल का अगर रेडियस आपको निकालना होगा तो दिस इज स्मॉल आर, यानी कि इन रेडियस। इस वाले सर्कल के बाहर कोई इस वाले ट्राइंगल के बाहर कोई सर्कल ड्रॉ करते हो तो इस वाले सर्कल का जो रेडियस होगा, जो बड़े वाला सर्कल है, इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कम रेडियस। तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना है और सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो इन रेडियस का फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, इन वाली दोनों साइड्स का आपको सम करना है, ठीक है, इन वाली दोनों साइड्स का आपको सम करना है, यानी कि a प्लस बी, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो माइनस करनी है और डिवाइड करना है आपको 2 से। तो इन रेडियस आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है इन रेडियस का a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। और सर्कम रेडियस के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर्कम रेडियस के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, c बाय 2। जो भी हाइपोटेन्यूस है उसको डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। इन रेडियस a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इन दोनों साइड्स का सम और माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, सर्कम रेडियस मतलब c बाय 2, ठीक है। तो ये इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस भी अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस अगर ट्रायंगल से बनते हैं तो 60% क्वेश्चन जो है वो इन रेडियस या फिर सर्कम रेडियस, इन रेडियस सर्कम रेडियस पे 2 क्वेश्चन कम से कम पक्के हैं आपके पेपर में, ठीक है। इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल में ही एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में जो है हमसे बोलती है कि AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AB के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको याद कर लेना। इस वाले डायग्राम में अगर मैं आपको बताता हूं तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फाइन गाइस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपसे बोलती है, इसका तो भाई बार बार यूज करेंगे, मैक्सिमम चैप्टर्स में यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट लाइक अ ट्रिक की जो है ट्राइंगल की ही थ्योरम है, तो इसको जनरल थ्योरम ले लो। पाइथागोरस थ्योरम में कहां पे यूज कर सकता हूं, जहां पे एक एंगल 90 होगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज कर सकता हूं, बाकी किसी ट्राइंगल में यूज नहीं कर सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगेन रिपीट कर देता हूं, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी। सबसे बड़ी वाली साइड जो है वो 90 के सामने वाली मिलती है, तो इक्वल टू के उस तरफ क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। फाइन। तो अगर मैं आपको बोल देता हूं भी ये 3 है, ये 4 है, इसके सामने जो है बता दो क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या बन गया, अभी 9 प्लस 16 क्या हो गया, 25। तो 25 किसके बराबर है, सी के स्क्वायर के बराबर है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यानी कि सी जो सी है वो मैंने कैसे निकाल दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, जो आपको याद करने हैं, जो मैं डायरेक्ट, जैसे कहीं भी अगर आपको पता चल गया कि साइड जो है भी 3 4 5 है, ठीक है, साइड जो है 3 4 5 है, तो आप जो है डायरेक्ट बोल सकते हो ना, भी ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड क्या होती है, 3 4 5 होती है। तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, वो ट्रिपलेट्स आपको नोट डाउन करने हैं और वो ट्रिपलेट्स आपको बार बार जो है याद करने हैं। फाइन, ठीक है। तो ये है उसके ट्रिपलेट्स जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था। 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, मतलब ये वाली जो साइड है ना, ये जो तीसरी साइड है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। भी ये 5 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, 13 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, 17 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तीन और चार जो है कोई सी भी दो बना लो भाई। जैसे अगर मैंने लेट सपोज ट्राइंगल बनाया, मैंने कोई जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल आपको मिला है। अगर मेरे को इस साइड से राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो ये 5 ले लो, ये 12 ले लो, भी 90 के सामने तो फिक्स आएगा, क्या आएगा 13, या फिर यहां पे 5 ले लो, यहां पे 12 भी ले सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट 90 के सामने क्या आएगा, भी 13 आएगा, ठीक है। यहां से एक और कॉन्सेप्ट आपको ये सीखना है भाई। अगर मेरे को ट्रिपलेट दिया था 3 4 5, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, मतलब 6 8 का ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, 10 इज द राइट आंसर। मतलब 90 के सामने वाली साइड क्या मिल जाएगी आपको, 10, अगर 6 और 8 जो है दो साइड दी है। तो भाई चीज समझ में या नहीं आई? तो इसको मैं ट्रिपलेट जितने भी मैंने लिखवाए हैं, 5 12 13 हो गया, 8 15 17 हो गया, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x 4x और 5x। तो यहां पे x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक नया ट्रिपलेट क्या बन गया अभी, 9 12 एंड 15 पे बात खत्म। तो ये मेन इंपॉर्टेंट वाले ट्रिपलेट्स ये हैं जो एक बार आपको याद करने हैं, फिर इनके मल्टीपल्स के साथ भी ट्रिपलेट बन सकते हैं, बट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी आपको। फाइन गाइस। तो अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं,
भाई मेरे पास ट्रिपलेट आया 8 5 17 का, ठीक है। मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं, यहां पे बना दिया 16, इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, यहां पे बन गया 30, और 17 को भी मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 34। तो अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में साइड्स दिख गई हैं 16, 30 और 34, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, भी इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। फाइन, 16, 30, 34 अगर कहीं पे दिख जाता है, किसी भी ट्राइंगल की साइड अगर आपको 16, 30, 34 दी गई है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप फॉर श्योर उसको बोल सकते हो। फाइन गाइस, तो ट्रिपलेट्स भी इनको याद कर लेना, ठीक है, यू नीड टू लर्न देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं अगेन ऑन द इनरेडियस एंड द सर्कमरेडियस। भाई हर एक ट्राइंगल का मैं इनरेडियस आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, और हर एक ट्राइंगल का सर्कमरेडियस जो है बताया जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो यहां पे इक्विलैटरल ट्राइंगल में सबसे पहले जो फंडा है वो क्या है, एरिया का। तो एरिया में इसका कैसे निकाल सकता हूं, √3/4 a स्क्वायर इज द राइट आंसर। ए क्या है, साइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब समझ में आया ना भाई। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसमें सारी की सारी साइड बराबर रहती हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। बेची समझ भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे एंगल बराबर रहते हैं और सारी की सारी साइड्स बराबर रहती हैं। तो साइड के आगे ए, एंगल्स क्या आ जाएंगे भी, अगर 180 को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है तो 60-60 के बन जाएंगे भी, यहां पे भी 60 डिग्री आ गया, यहां पे भी 60 डिग्री आ गया। फाइन गाइस, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब आपको जो है समझ में आया, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो एरिया में कैसे निकाल सकता हूं, √3/4 a स्क्वायर। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, इन रेडियस। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो है इन रेडियस आप कैसे निकाल सकते हो, जो भी साइड है भाई, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था, साइड क्या दी थी मेरे को a, तो अगर a दिया गया है तो इन रेडियस निकालने के लिए जो भी साइड है उसको 2√3 से आपको डिवाइड करना है। फाइन, इन रेडियस मतलब इसके अंदर एक अगर सर्कल आप ड्रॉ करोगे, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो इस सर्कल का रेडियस कैसे निकालना है, साइड को 2√3 से आपको डिवाइड करना है। वन मोर, सर्कम रेडियस, हाउ टू फाइंड द सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे, जो भी साइड है खाली उसको √3 से डिवाइड करना है, डेट्स ऑल। तो ज्यादा हार्ड नहीं है भाई याद करना। इन रेडियस के लिए 2√3 आएगा, सर्कम रेडियस के लिए नीचे क्या आ जाएगा, √3 आएगा, मतलब 2 जो है नहीं आएगा। फाइन गाइस, इन रेडियस आपको समझ में आ चुका है एंड सर्कम रेडियस आपको समझ में आ चुका है। एक और इक्विलैटरल पे क्वेश्चन बन सकता है हाइट का। हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। हाइट का मतलब क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। हाइट मतलब अगर कभी भी वो पूछता है कि हाइट क्या है, तो हाइट का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन का आपको डिस्टेंस निकालना है। वो हाइट भी दे सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी जो है पूछ सकता है, या फिर एल्टीट्यूड भी पूछ सकता है। इसके 3 नाम बनते हैं भाई, हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर एल्टीट्यूड। तो तीनों का ही मतलब वही है, परपेंडिकुलर लाइन का आपको डिस्टेंस निकालना है। इसको मैं कहूंगा हाइट। भाई ए से अगर आपने सामने वाली साइड पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये कहूंगा मैं हाइट। इस वाली लाइन को मैं हाइट नहीं कह सकता हूं, बिकॉज यहां पे एंगल 90 का नहीं बन रहा है। फाइन गाइस, तो हाइट आपको समझ में आई। तो हाइट के लिए इसका फॉर्मूला है √3, जो भी साइड है उसको मल्टीप्लाई करना है √3 से, डिवाइड करना है 2 से। तो हाइट कैसे जो है इसकी फाइंड करेंगे, √3a डिवाइडेड बाय 2 इज द राइट आंसर। तो ट्राइंगल्स में यू नीड टू लर्न अ लॉट, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अगला ट्राइंगल देखते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं। आइसोसेलेस का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 साइड बराबर होती है, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है। तीसरी साइड भी बराबर होगी तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो लास्ट में बताया था मैंने। तो यहां पे किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड बराबर हैं, तो इसके साथ जो थ्योरम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि उसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर रहेंगे। फाइन, ये जो है वाइस वर्सा में यूज कर सकता हूं। अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल्स आपको बराबर मिल गए हैं, 2 एंगल्स अगर बराबर मिल गए हैं, तो उनके आमने सामने वाली साइड बराबर रहेगी। अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर मिल गई हैं, तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर रहेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ये काफी सारे चैप्टर्स में यूज करना पड़ सकता है, नॉट जस्ट इन द ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं, एरिया इसका बन जाएगा b/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ए कौन सी है, जो बराबर बराबर वाली साइड है, मतलब ए जो है ये वाली साइड है, जो 2 साइड है, ठीक है। 2 जो इक्वल लेंथ की साइड्स थी, जो इक्वल साइड्स थी, उसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और अनइक्वल वाली साइड को क्या
क्या आपको मानना है? बी मानना है। तो एरिया में इस तरीके से निकाल सकता हूं, b/4 मल्टीप्लाई 4a² माइनस b²। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आइसोसेलेस का एरिया पे क्वेश्चन बहुत कम आ सकता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में एरिया पूछ सकता है, बट इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड बराबर रहेगी, अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है एनी ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? मतलब ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं है, तब उसका मैं एरिया कैसे निकालूंगा, इन रेडियस कैसे निकालूंगा, या फिर जो नेक्स्ट था सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे। तो इसका एरिया जो मैं निकाल सकता हूं, दो तरीकों से निकाल सकता हूं। अगर किसी भी ट्राइंगल की जो है कैटेगरी आपको नहीं पता है, तो एरिया एक तो भाई ये यूनिवर्सल है ही, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, किसी भी ट्राइंगल में लगा दो, जिसका मेरे को बेस पता है, जिसकी मेरे को हाइट पता है, तो इस तरीके से एरिया में निकाल सकता हूं। ये एरिया ऐसा नहीं है कि खाली राइट एंगल ट्राइंगल का है, किसी भी ट्राइंगल में आप यूज कर सकते हो। एक और एरिया में निकाल सकता हूं हीरोज फॉर्मूला की हेल्प से। भाई अब सबको ध्यान आ चुका होगा, हाँ सर हीरोज फॉर्मूला था ये। तो हीरोज फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया? यहां पे सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एस की वैल्यू आपको निकालनी है। एस क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो इस तरीके से आपको एरिया जो है मिल जाएगा। दिस इज द हीरोज फॉर्मूला, दिस इज द बिट लेंथी। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, बट स्टिल यू नीड टू नो इट, ठीक है। तो एरिया में ऐसे भी निकाल सकता हूं, एरिया जो है मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। इक्विलेटरल का आपको मिल चुका है। आइसोसेलेस का एरिया जो है कैसे निकालेंगे वो भी आपको पता है। राइट एंगल का कैसे निकालेंगे वो भी आपको जो है भी पता लग चुका है। कोई और ट्राइंगल आ जाता है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का सर्कम रेडियस या इन रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को इन रेडियस निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, तो इन रेडियस आप निकाल दोगे 2 मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द साइड्स। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द साइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का इन रेडियस कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला है भी सर्कम रेडियस का। सर्कम रेडियस अगर निकालना होगा किसी भी ट्राइंगल का, कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द साइड्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द साइड, सारी साइड्स का आपको प्रोडक्ट करना है और डिवाइड किससे करना है? 4 मल्टीप्लाई एरिया। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी ट्राइंगल ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। तो मैंने सारे ही केसेस में आपको इन रेडियस निकालना बता दिया है एंड सर्कम रेडियस निकालना बता दिया है। 50% क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस से कम नहीं तो 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे 4 सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड उनमें से फर्स्ट है। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है एंड सो ऑन। तो सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों मीडियंस मिलती हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रोइड वो वाला पॉइंट होता है जहां पे तीनों मीडियंस मिलती हैं। यानी कि वर्टेक्स से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर बीसी के मिड पॉइंट से बीसी के मिड पॉइंट को आप ए के साथ ज्वाइन कर दोगे, तो लेट्स सपोज यहां पे इसको मान लेते हैं डी है। इसी तरीके से एसी के मिड पॉइंट को आपको बी से ज्वाइन करना है, एसी के मिड पॉइंट को बी से ज्वाइन करना है, तो इसको मान लेते हैं ई है। और सी से ज्वाइन करना है एबी के मिड पॉइंट को, इसको मान लेते हैं एफ है। तो ये तीनों मीडियंस जहां पे मिली हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड। यानी कि इसको मैं एक डेफिनेशन दे देता हूं, जी, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं, जी पॉइंट है। तो जी इज अ सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ द दिस ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो सेंट्रोइड के साथ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2:1 वाली। यानी कि जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो मीडियन को 2:1 की रेशियो में बांटता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है यानी कि जो केंद्रक होता है, इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रोइड होता है, वो मीडियन लाइन को 2:1 की रेशियो में बांटता है। यानी कि एजी रेशो जी डी, ये जो है 2:1 होगा। एंगल की तरफ वाला हिस्सा रहता है बड़ा, मीडियन लाइन का एंगल की तरफ वाला हिस्सा रहेगा बड़ा और साइड की तरफ वाला हिस्सा रहेगा छोटा। 2:1 की रेशो का मतलब क्या हो गया? एजी अपॉन जीडी इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो सेंट्रोइड आपको भी समझ में आया। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पे तीनों मीडियंस मिलती हैं, ठीक है। और सेंट्रोइड जो है, एक और चीज ध्यान रखना,
स्टार्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स से मिलाई जाती है लाइनें सेंट्रोइड बनाने के लिए। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर पॉइंट, और जो सेंट्रोइड होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा अंदर की तरफ मिलता है, हमेशा अंदर की तरफ मिलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में भी ऑलवेज इनसाइड। ध्यान रखना ये चीज, ऑलवेज इनसाइड। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में और राइट एंगल ट्राइंगल में, ये तीन इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं। इन तीनों ट्राइंगल्स में जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो हमेशा अंदर की तरफ मिलता है, ऑलवेज इनसाइड, कभी भी वो बाहर की तरफ नहीं मिलेगा। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल क्या आ गया? ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? जहां पे तीनों हाइट्स मिलती हैं, यानी कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द हाइट्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री हाइट्स, ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स या ऑल थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइन गाइस, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहां पे भी। एक ट्राइंगल अगर मैं यहां पे बनाता हूं तो ये ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ऑर्थोसेंटर अगर निकालना है तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। वो मिड पॉइंट पे बनेगा नहीं बनेगा भी वो नहीं भी आपको पता है। ऑर्थोसेंटर के बारे में जस्ट एक चीज पता है कि परपेंडिकुलर आपको बनाने हैं, मतलब तीन परपेंडिकुलर जहां पे मिलेंगे उस वाले पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? ऑर्थोसेंटर। अब इसी तरीके से बी से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसी तरीके से सी से जो है सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मिल रहे हैं, दिस इज ऑर्थोसेंटर। ये जो है ऑर्थोसेंटर होता है। अब ऑर्थोसेंटर के केस में कोई रेशो वाली थ्योरम नहीं है, सो डोंट थिंक कि कोई इसमें भी कोई 2:1 या 3:2 वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्थोसेंटर जस्ट आपको याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है या फिर इसका यूज जो है मतलब क्वेश्चन में दे सकता है आपको ऑर्थोसेंटर। तो यहां पे तीनों हाइट्स जहां पे मिलेंगी, जहां पे तीनों परपेंडिकुलर्स मिलेंगे, उसको मैं ऑर्थोसेंटर कहूंगा। ठीक है, एक बारी ऑब्ट्यूज में मैं आपको बता देता हूं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक बारी मैं आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर कहां बनता है, अंदर बनता है या बाहर बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो शेप आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। ठीक है, बिकॉज एक एंगल जो है वो आपको 90 से बड़ा बनाना है। तो ये वाला जो एंगल है, जो एंगल बी है, वो 90 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस वाली साइड से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो अंदर की तरफ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा 90 से बड़ा मिलेगा। भाई ऐसे ड्रॉ कर दिया या ऐसे ड्रॉ कर दिया या ऐसे ड्रॉ कर दिया, अगर बीसी पे अंदर की तरफ डालते हो कोई भी लाइन तो वो हमेशा 90 से बड़ी मिलेगी। यानी कि 90 डिग्री वाली जो लाइन होगी वो हमेशा मिलेगी बाहर। यानी कि जब ए से आप ड्रॉ करोगे, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसको एक्सटेंड कर दिया बीसी को, तो यहां पे मिलेगी इसकी हाइट, यानी कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। फाइन गाइस, अब इसी तरीके से इसको ड्रॉ भी कर देते हैं, इसको लेंथ ले जाते हैं, इसको जो है नीचे तक कर देते हैं। अब बी से जब ड्रॉ करोगे 90 डिग्री की लाइन, तो ये आगे भी 90 डिग्री, और इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, ये बन गया। अब इसी तरीके से सी वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली साइड पे अंदर की तरफ बनाओगे तो वो हमेशा 90 से बड़ा मिलेगा। तो यहां से जब आपने ड्रॉ करा तो ये जो है मीटिंग पॉइंट हुआ, यानी कि दिस इज द मीटिंग पॉइंट, तो दिस इज द ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर एक चीज ध्यान रखना भी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा बाहर की तरफ मिलेगा, अंदर की तरफ नहीं मिलेगा। एक्यूट में तो अंदर की तरफ मिलेगा, एक्यूट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्यूट में सारे के सारे जो पॉइंट है वो ऑलवेज इनसाइड मिलते हैं। ऑब्ट्यूज में फर्क पड़ सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर ऑलवेज आउटसाइड। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल का मैं आपको बता देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ऑर्थोसेंटर में ही। राइट एंगल ट्रायंगल अगर देगा तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला जो एंगल है, जो ए बी सी, अगर मैं इनको डिनोशन देता हूं तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री पहले से ही है। ये वाला जो एंगल है, जो एंगल बी है, वो 90 डिग्री पहले से ही है। तो इस वाली पॉइंट से जब 90 डिग्री सामने वाली लाइन पे बनाओगे, यानी कि बीसी पे, तो ये ऑलरेडी ए बी वही है भाई लाइन। भाई ये 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, तो ये वाली लाइन हाइट ही है, इसको मेरे को हाइट ही लेना है। इसी तरीके से सी से जब मिलाओगे आप, सी से सामने वाली लाइन पे ड्रॉ करोगे, तो ये वाली लाइन ही ऑर्थोसेंटर वाली लाइन है, मतलब बीसी ही ऑर्थोसेंटर वाली लाइन है, परपेंडिकुलर है, हाइट है, एल्टीट्यूड है। अब इस वाले बी जो पॉइंट था, इस वाले पॉइंट से जब मैंने सामने वाली साइड पे 90 बनाया, तो स्टार्ट तो वो यहीं से हो गया ना। तो तीनों लाइनें कहां पे मिल रही हैं? बी पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जो ऑर्थोसेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा वो कहां पे मिलेगा? एट द राइट एंगल ट्रायंगल, एट द 90 डिग्री एंगल, यानी कि दिस इज द ऑर्थोसेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो पॉइंट है, ये क्या है? ऑर्थोसेंटर है, दिस इज द ऑर्थोसेंटर। फाइन गाइस, तो एक्यूट में हमेशा इनसाइड, ऑब्ट्यूज में हमेशा आउटसाइड, और राइट एंगल ट्रायंगल में एट द 90 डिग्री एंगल एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भी कौन सा दिया है? सर्कमसेंटर।
सरकम सेंटर का मतलब क्या हो गया? अभी सर्कल के अंदर एक आपने ट्राइंगल ड्रॉ भी करा है, सर्कम रेडियस मैंने जो आपको बता रहा था स्टार्टिंग से, तो सरकम सेंटर का मतलब क्या हो गया? सर्कल के अंदर अगर आप ट्राइंगल जो है ड्रॉ करते हो, तो इस सर्कल का सेंटर को मैं क्या कहूंगा? सरकम सेंटर इज द राइट आंसर। फाइन, इस सर्कल के सेंटर को मैं क्या कहूंगा? सरकम सेंटर इज द राइट आंसर। तो सरकम सेंटर क्या भी होता है? सरकम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भाई बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? जो दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, ऐसी लाइन, यानी कि बाइसेक्टर इज अ लाइन, बाइसेक्टर इज नॉट द पॉइंट। तो बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो किसी भी लाइन को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि पासिंग विद द मिड पॉइंट, पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट। अब उसने बोल दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? बाइसेक्टर तो बनेगा ही बनेगा, बाइसेक्टर तो आपको चाहिए, बट ऐसा बाइसेक्टर बनाना है जो 90 क्रॉस करेगा, मतलब 90 जो है डिग्री का एंगल बनाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज बीसी का मिड पॉइंट ये है, बीसी का जो है मिड पॉइंट ये है। अब इस मिड पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वो चाहे ए से पास हो, वो चाहे ए से पास ना हो। पहले जो दो पॉइंट मैंने आपको कराए थे, जो सेंट्रोइड था, ऑर्थो सेंटर था, ऑर्थो सेंटर वाला पॉइंट भी इज फ्रॉम द वर्टेक्स एंड सेंट्रोइड पॉइंट इज ऑल्सो फ्रॉम द वर्टेक्स। सरकम सेंटर के केस में ऐसा नहीं है, इट नॉट नेसेसरली फ्रॉम द वर्टेक्स, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वर्टेक्स से ही क्रॉस करेगा, बट यहां पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना के जाएगी ये वाली लाइन। सो दिस इज द सरकम सेंटर वाली लाइन है। अब इसी तरीके से इसका जो है मिड पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, अब यहां से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन गया। अब इसका मिड पॉइंट बन गया ये वाला, लेट सपोज, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाला जो एंगल बन गया 90 डिग्री का बन गया, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट? दिस इज द सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में क्या फर्क है? ऑर्थो सेंटर इज फ्रॉम द वर्टेक्स। ऑर्थो सेंटर जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, सरकम सेंटर जरूरी है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, और जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से क्रॉस करेगा। वर्टेक्स से वो जा भी सकता है, वर्टेक्स से वो नहीं भी जा सकता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। फाइन गाइस, तो सरकम सेंटर जो है क्या मतलब हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को मैं सरकम सेंटर बोलता हूं। ठीक है, एक बारी वो मैं बता देता हूं कि ऑब्ट्यूज में कहां बनेगा, एक्यूट में कहां बनेगा। एक्यूट में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑलवेज इनसाइड, चारों के चारों जो सेंटर्स होंगे वो हमेशा अंदर की तरफ मिलेंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज का एक बारी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑब्ट्यूज में कहां की तरफ बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया कुछ इस तरीके से। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है 90 से बड़ा है, ये वाला जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। अब यहां से, ठीक है, तीनों यानी कि ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो लेट सपोज बीसी का मिड पॉइंट यहां पे आ गया, AB का मिड पॉइंट यहां पे आ गया, और AC का मिड पॉइंट जो है वो यहां पे आ गया। फाइन, अब इस वाले पॉइंट से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? वो लाइन ऐसे नहीं जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती है, वो लाइन बनाएगी यहां पे 90 डिग्री का एंगल, यानी कि दिस इज द सरकम सेंटर वाली लाइन। इसको मैं कहूंगा सरकम सेंटर वाली लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से क्रॉस करती हुई जाएगी। फाइन, ठीक है। अब यहां से एक जो है परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से। अब इसी तरीके से यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दोगे, तो वो जो है यहां से मिलता हुआ चला गया, ये 90 डिग्री का बन गया, तो ये वाला पॉइंट बना है सरकम सेंटर। दिस इज द सरकम सेंटर। तो ऑब्ट्यूज में कहां बनता है? हमेशा आउटसाइड। ऑब्ट्यूज में सरकम सेंटर कहां बनता है? हमेशा आउटसाइड। सेंट्रोइड में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सेंट्रोइड जो पॉइंट था वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी अंदर की तरफ, एक्यूट में भी अंदर की तरफ, और राइट एंगल ट्राइंगल में भी अंदर की तरफ। ऑर्थो सेंटर का क्या केस था? ऑर्थो सेंटर का ये केस था, एक्यूट में तो इनसाइड मिलेगा, ऑब्ट्यूज में वो आउटसाइड बनता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एट द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री एंगल। सरकम सेंटर जो होता है वो एक्यूट में तो जो है इनसाइड ही मिलेगा, ऑब्ट्यूज में हमेशा आउटसाइड मिलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक बारी आपको बता देता हूं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे भाई लेट सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला एंगल जो है वो 90 का बन गया, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, नाउ भाई दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे आपको क्या करना है? इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, और इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया।
ठीक है। तो यहां से जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो इसको क्रॉस करता हुआ यहां पे चला गया। यहां से जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो इसको क्रॉस करता हुआ यहां पे चला गया। अब यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो इस पॉइंट से तो क्रॉस करेगा ना। अभी ये वाला एंगल जो है क्या बन गया 90 डिग्री का। तो तीनों लाइन कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। नाउ दिस इज व्हाट दिस इज हाइपोटेनस का हाफ। भाई चीज समझ में आई या नहीं आई? जो भी हाइपोटेनस होता है उसके मिड पॉइंट पे मिलता है सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कहां मिलता है? जो हाइपोटेनस होता है उसके मिड पॉइंट पे मिलता है सर्कम सेंटर। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर देखते हैं। नेक्स्ट इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या हो गया? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा गया है। ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा गया है, उसका सेंटर को मैं क्या कहूंगा? इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। इन सेंटर जो होता है वो तीनों जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं उसको मैं जो है इन सेंटर कहूंगा। तो बाइसेक्टर का तो मतलब आपको पता ही है, बाइसेक्टर वो वाली लाइन होती है जो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में जो है बांट देंगे। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब यहां से एक एंगल बनाया, ये जितने डिग्री का बचा है उतनी डिग्री का ये वाला एंगल बचेगा। इसी तरीके से एंगल बी का बाइसेक्टर, इसी तरीके से एंगल सी का बाइसेक्टर। तो तीनों जहां पे मिलेंगे उसको मैं क्या कहूंगा? इन सेंटर इज द राइट आंसर। तो सेंट्रोइड समझ में आ चुका है, ऑर्थो सेंटर समझ में आ चुका है, सर्कम सेंटर समझ में आ चुका है, इन सेंटर समझ में आ चुका है। तो ये चार सेंटर्स रहेंगे आपके ट्राइंगल्स के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन सेंटर हमेशा जो है इनसाइड मिलता है, हमेशा इनसाइड मिलता है। एक्यूट हुआ, चाहे आपका जो है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल हुआ, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, भी अंदर बना रहे हैं ना सर्कल, तो अंदर बना रहे हैं तो अंदर ही मिलेगा, अरे उसका सेंटर भी मिलेगा, ठीक है। तो एक जो टेबल आपको याद करनी है, ठीक है, यहां पे जो है वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से लिख लेना। सेंट्रोइड इनसाइड, इनसाइड इनसाइड, ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज में आउटसाइड, एक्यूट में इनसाइड और राइट एंगल ट्राइंगल में एट द 90 डिग्री एंगल। ये मैंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे बनता है। सर्कम सेंटर ऑब्ट्यूज में आउटसाइड, एक्यूट में इनसाइड और राइट एंगल ट्राइंगल में एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। इन सेंटर जो होता है वो ऑब्ट्यूज में तो इनसाइड मिलेगा, सब में ही इनसाइड मिलेगा। तो सेंट्रोइड और इन सेंटर तो हमेशा इनसाइड मिलते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ऑब्ट्यूज में तो आउटसाइड मिलते हैं हमेशा, एक्यूट में इनसाइड मिलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में डिफरेंस है, एट द 90 डिग्री एंगल एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो यहां पे 2:1 का ध्यान रखना भी। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशो में बांटता था? 2:1 की रेशो में बांटता था। बड़े वाला हिस्सा कौन सा रहता था? एंगल की तरफ वाला। छोटे वाला हिस्सा कौन सा रहता था? साइड की तरफ वाला। दैट्स ऑल, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब अ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर्स 5, 12 एंड 13। अब 5, 12, 13 भी जो है वो ट्रिपलेट है। 5, 12 एंड 13 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट है। तो मैं यहां से पहचान गया कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही है। भाई चीज समझ में, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट से याद कर लेना। ये 5 है, ये 12 है और ये क्या आ गया? 13 भी। 5, 12, 13 जो है ट्रिपलेट है ना, तो ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया आपको। अब राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस जो है मैं इजीली निकाल सकता हूं। इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ करा गया है, ठीक है, इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ करा गया है। इस सर्कल का आपको रेडियस निकालना है, तो सर्कम रेडियस आपको निकालना है। तो सर्कम रेडियस में राइट एंगल ट्राइंगल के केस में कैसे निकालता था? जो भी हाइपोटेनस रहता है उसका आपको हाफ करना है। इसका हाफ कर दोगे, ठीक है, इसका हाफ कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। दिस इज द रेडियस, दिस इज द कैपिटल आर। पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। What is the measure of in radius? In radius आपको निकालना है of the triangle whose sides are 24, 7 and 25. This is also the right angle triangle. भाई ये भी एक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 24 है, ये 7 है, तो 90 के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी? 25। तो इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आपसे बोल रहा हूँ, यू नीड टू लर्न द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। वो ट्रिपलेट्स याद कर लेना भी अच्छे से, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप इजीली पहचान पाओगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो है इन रेडियस यानी कि रेडियस आपको निकालना है, स्मॉल आर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था? इन दोनों साइड्स को प्लस करना है, यानी कि 24 और 7 को, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको उसमें से माइनस करना है और डिवाइड करना है आपको 2 से। तो यहां पे जो इन रेडियस आ जाएगा स्मॉल आर, 31 माइनस 25 क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? अभी 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो इन रेडियस कैसे निकालते हैं और सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं? फॉर्मुलेज आपको बिल्कुल टिप्स पे याद रखने हैं। ज्योमेट्री जो पार्ट है उसमें फॉर्मुलेज का ज्यादा रोल है, ठीक है, उसमें फॉर्मुलेज का ज्यादा रोल है। मैं जो आपको कराऊंगा क्लास में वो जो है क्या कराऊंगा? हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मुलाज इनटू सॉल्विंग द
क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 48 पाई। मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल जो है ड्रॉ करा गया है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा गया है। तो जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का जो एरिया निकला है वो क्या निकला है, 48 पाई। तो यहाँ पे भी एक चीज तो क्लियर है ना, मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी ए आ गया, यहाँ पे भी ए आ गया, यहाँ पे भी आ गया, फाइन गए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं, सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं, मतलब इन रेडियस। तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करता हूं तो एरिया ऑफ द सर्कल में कैसे निकाल सकता हूं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के बराबर क्या रख दोगे, 48 पाई, बिकॉज वैल्यू क्या दिया आपको, 48 पाई। तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 48 को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, 16 3 जा जो है 48 होता है, ठीक है। तो यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√3 इज द राइट आंसर। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसको अंडर रूट में डालना पड़ेगा ना, अंडर रूट में डालोगे तो 4 बाहर आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4√3। अब अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता हूं, यानी कि दिस इज द इन रेडियस बिकॉज स्मॉल आर है, यानी कि अंदर वाले सर्कल का रेडियस जो आया वो क्या आ गया, 4√3। तो इन रेडियस है ना, तो इन रेडियस में ट्राइंगल में कैसे निकाल सकता हूं भाई, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो है इन रेडियस के फॉर्मूला क्या था, वो था a/में 2√3। तो यहां पे इन रेडियस आपको क्या मिल गया, 4√3। तो इसको इक्वल रख दोगे, यहां से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 4 2 जा 8 आ गया, 8 3 जा 24 आ गया, यानी कि 24 सेंटीमीटर जो है वो साइड आ गई। अगर उसने पेरीमीटर पूछा है तो मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन मेरे को फॉर्मुलाज यूज करने की जरूरत पड़ रही है। दिस इज द चैप्टर ऑफ द फॉर्मुलाज, होल ज्योमेट्री इज अ चैप्टर ऑफ द फॉर्मुलाज। फॉर्मुलाज जस्ट आपको याद करने, अप्लाई करने, याद करने, अप्लाई करने, दैट्स ऑल। तो यहां पे हमने जो यूज करा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूज करे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन रेडियस कैसे निकालते हैं, a/2√3। इसका यूज करके मेरे को आंसर मिल गया 72 सेंटीमीटर, यानी कि एक नंबर मैंने कमा लिया है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं उसने क्या दिया है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, यानी कि एक है PQR जिसका 90 डिग्री एंगल जो है वो Q पे बनता है। यही कहा है ना, राइट एंगल एट Q। तो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, Q पे बन रहा है। तो Q यहां पे बन जाएगा, यहां पे आ गया P और यहां पे ले लेते हैं R। नाउ S इज अ पॉइंट ऑन PR, PR पे कोई S पॉइंट है, तो लेट्स सपोज यहां पर आ गया S, ठीक है। एंड PS इज इक्वल टू SQ, ठीक है। PS जो है वो SQ के बराबर है और SR के बराबर है, मतलब ये तीनों साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी। PS इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू SR, ठीक है। एंगल SPQ आपको 54 डिग्री दिया गया है, ये वाला जो एंगल है वो 54 डिग्री है। देन फाइंड द एंगल ऑफ RSQ, ये वाला एंगल आपको निकालना है, फाइन। तो एक फंडा मैंने आपको बताया था इन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, यानी कि अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपको बराबर मिलते हैं। फाइन भाई, अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले आपको एंगल भी बराबर मिलते हैं। तो इस वाली साइड के सामने 54 डिग्री है, तो इस वाली साइड के मतलब PS के भी सामने क्या होगा, 54 डिग्री। तो यहां पे आ गया 54 डिग्री। अब पूरा एंगल 90 था, 90 में से 54 डिग्री मिल चुका है, तो ये बचेगा 36 डिग्री। तो यहां पे क्या आ गया, 36 डिग्री। अब ये दोनों साइड भी बराबर है। अगर ट्राइंगल SQR की बात करोगे, इस वाले ट्राइंगल की बात करोगे, तो इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड भी बराबर है ना, ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इस वाली साइड के सामने अगर 36 डिग्री है तो इस वाली साइड के सामने भी क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। तो यहां पे आ गया 36 डिग्री। अब मेरे को ये वाला एंगल पूछा है, भी तीनों एंगल्स का सम 180 बनता है, तो 180 में से दो बारी 36 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 108 डिग्री इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या मिल गया आपको, 108 डिग्री इज द राइट आंसर। तो आपको मल्टीपल जो ट्राइंगल्स हैं वो भी यूज करने पड़ सकते हैं, मल्टीपल चीजें आपको यूज करनी जो है पड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AD इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है जिसकी मीडियन आपको AD दी गई है, जिसकी मीडियन ABC एक ट्राइंगल है AD, यानी कि ADD बन गया यहाँ पे, यानी कि BC इज द मिड पॉइंट, ये दोनों साइड बराबर है। O इज अ सेंट्रोइड, O जो है सेंट्रोइड है, लेट सपोज यहाँ पे आ गया O, ठीक है। इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, मतलब तीनों मीडियन जहां पे मिलती हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रोइड। तो आज O आ जाएगा यहाँ पे। O इज अ सेंट्रोइड सच दैट OD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ दे दी, क्या दे दी आपको, 5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ AO इज, यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ AO, ठीक है। ये था सेंट्रोइड का पॉइंट यानी कि O, तो
तो ये अगर 5 है तो यहां पे क्या मिल जाएगा, अरे आपको 10, बिकॉज 2:1 की रेशो बताई थी नहीं बताई थी, 2:1 की रेशो मैंने आपको बताई थी। ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा, ये अगर 5 है तो ये क्या होगा, 10 होगा, यानी कि एओ की लेंथ क्या आ गई आपके पास, 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इफ द इन रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इन रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देन फाइंड द मेजर ऑफ इट्स सर्कम रेडियस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, मैंने इन रेडियस आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या लिखवाया था, जो याद कराया था, जो उसका फॉर्मूला था क्या था, 8 डिवाइडेड बाय 2√3। नाउ दिस इज द इन रेडियस, और उसके सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या था, a डिवाइडेड बाय √3। फाइन, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में निकालता हूं रेशो, तो a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, ये 1 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 1:2 इज द राइट आंसर। मतलब दिस इज द स्मॉल r एंड दिस इज द कैपिटल R। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस में जो रेशो बनती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, वो क्या बनती है, 1:2 की। तो अगर इन रेडियस जो है 5 है, तो सर्कम रेडियस क्या मिल गया आपको, 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये चीज भी याद कर लेना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरीके से आपको आंसर जो है आपसे पूछ सकता है। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस में इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो रेशो बनती है, दैट इज व्हाट, 1:2 इज द राइट आंसर। अगला पार्ट में आपको स्टार्ट कराऊंगा सिमिलैरिटीज, मतलब ट्राइंगल में जो सिमिलैरिटीज होती हैं उस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके जो है एग्जाम में। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपके लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट डू मीन बाय सिमिलैरिटी, मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर मिल गए तब क्या होगा, ठीक है। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कहां कहां पे सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं या कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, लेट्स सपोज एबीसी एक ट्राइंगल है और पीक्यूआरआर एक जो है ट्राइंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर उसने बोल दिए, क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर से हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो आपको बराबर मिलेगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो बराबर मिलेगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या हो गया, ए बी के बराबर वाली साइड कौन सी है, पी क्यू आर ट्राइंगल में पी क्यू। तो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। इस चीज को ध्यान रखना, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तब ऐसा करना है भाई, किसी भी ट्राइंगल में नहीं करना है। अगर उसने बोल दिया कि ट्राइंगल सिमिलर है या हमें मिल जाता है कि ट्राइंगल सिमिलर है, तब मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो आएगी वो जो है बराबर आएगी। लेट सपोज ये जो रेशो है वो क्या आ गई, पी बाय क्यू, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि जो रेशो आ गई वो क्या आ गई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। x by y is the ratio between these two triangles of the corresponding sides। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो रेशो है वो क्या मान लिया, x by y। इसके साथ एक और रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आएगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो आएगी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो आएगी उसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो उनके एरियाज के बीच में रेशो आपको मिल जाती है। फाइन गाइस, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो आएगी उसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो उनके एरियाज के बीच में आपको रेशो मिल जानी है। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो दिस इज द टू फॉर्मूला जो आपको याद करने हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे रेशो जो है बराबर रहेगी, अगर एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर ट्राइंगल दोनों बराबर ट्राइंगल हैं, यानी कि इज द सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर उसने बोल दिया क्वेश्चन में या हमने फाइंड कर लिया कि सिमिलर है, मैं उसके बाद का सीन बता रहा हूं भी आपको, तब क्या क्या मिल सकता है आपको, ठीक है, ओके। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फर्स्ट केस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे सिमिलैरिटी का आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज एक ट्राइंगल आपको दिया है, एक ट्राइंगल आपको दे दिया, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल आपको दे दिया ट्राइंगल एबीसी। उसने एक लाइन लिख दी कि डीई इज पैरेलल टू, ठीक है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। डीई जो एक लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, पैरेलल का मतलब हो गया कि डीई जो है लाइन, लेट सपोज यहां पर है भाई, यहां पे ले लो या ऊपर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको पैरेलल बनानी, लेट सपोज डीई ये है। तो अगर उसने क्वेश्चन में दिया है कि, रिपीट कर रहा हूं भी, अगर उसने क्वेश्चन में दिया है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो ट्राइंगल एडीई, ठीक है, ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये मेरे को रिजल्ट मिलता है अगर वो मेरे से बोल देगा कि डी इज पैरेलल टू बीसी, बट साइड्स में रेशो मेरे को नहीं मिल पाएगी भाई। एक चीज तो मिल गई कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीई,
ठीक है। और इसके जो बाहर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर मेरे को मिल चुके हैं। तो यहां से अगर मिल चुके हैं सिमिलर, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं ना भाई, एडी डिवाइडेड बाय जो इसकी जो साइड है एडी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एबीसी ट्राइंगल में कौन सी आ गई, एबी। तो इसको डिवाइड किससे करोगे आप, एबी से। इसी तरीके से बीसी यानी कि डी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ गई, बीसी, तो ऊपर आ जाएगा डी और नीचे आ जाएगा बीसी। इसी तरीके से यहां पे जो साइड दी है, क्या दी है आपको, एई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ जाएगी, एसी। तो एई डिवाइडेड बाय बीसी, सॉरी एसी, ये मेरे को रिजल्ट मिलता है यहां से। फाइन। अभी रेशो नहीं मिली, अभी रेशो 2:1 की भी हो सकती है, 3:1 की भी हो सकती है, 3:2 की भी हो सकती है। मैंने जस्ट आपको बताया है कि किस कंडीशन में ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। अगर उसने बोल दिया DE इज पैरेलल टू BC, तो ट्राइंगल सिमिलर है, कि इसमें कोई दो डाउट नहीं है मेरे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बारी मैं आपको बताता हूं। ठीक है। उसने आपको दिया है ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE एक लाइन है जो उसके पैरेलल है, मतलब BC के पैरेलल है। तो ABC और D कहां आ जाएगा, भी D आ जाएगा यहां पे। ठीक है। अब उसने बोल दिया AD की लेंथ क्या दी आपको, 4 सेंटीमीटर, DB की लेंथ क्या दी आपको, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। AD की लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर और DB की लेंथ आपको दी है 6 सेंटीमीटर। इफ द BC इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द D। अगर BC की लेंथ में 6 लेता हूं तो D की लेंथ क्या होगी। तो एक चीज तो क्लियर है ना, ट्राइंगल ADE जो है, जो ट्राइंगल ADE है वो सिमिलर किसके है, ट्राइंगल ABC के है, बिकॉज उसने एक लाइन दी है, क्या दी है, वेयर D इज पैरेलल टू BC। तो DE अगर पैरेलल बोल दिया है भाई, सिमिलर ट्राइंगल है, उसमें कोई मेरे को डाउट नहीं है, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर पैरेलल शब्द यूज कर दिया तो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC जो है भाई सिमिलर है। तो यहां पे अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का यूज करता हूं तो AD को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, AB से। AD को डिवाइड करना पड़ेगा AB से, और मेरे को DE को डिवाइड करिए जो है किससे करना पड़ेगा, BC से। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर रख के आपको DE की वैल्यू मिल जाएगी। AD की लेंथ क्या दी है आपको, 4। AB की लेंथ क्या दी है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, 6 + 4 क्या आ गया, 10। इजिकल टू DE की लेंथ आपको नहीं जो है नहीं पता है, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। BC की लेंथ क्या मिल गई आपको, 6। तो यहां से जो DE की लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। ये जो है DE की लेंथ है। फाइन गाइस। तो यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको ट्राइंगल को पहचानना है, मतलब कैसे आपको ये पहचानना है कि सिमिलर है। अगर उसने पैरेलल बोल दिया तो सिमिलर आपको मिल चुके हैं, सिमिलर मिल गए तो कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आप जो है सॉल्व भी कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने दिया है कि AD इन अ ट्राइंगल ABC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। और एग्जाम में बार बार आता है, बार बार मतलब बार बार, हर एक साल जो है किसी ना किसी SSC के पेपर में ये वाला क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। एक ट्राइंगल दिया है ABC और AD जो है वो इक्वल है DB के, यानी कि AD जो है वो इक्वल है DB के, एंड DE इज पैरेलल टू BC। जो DE है वो पैरेलल है BC के, यानी कि DE आ गई यहां पे। ठीक है। फाइन। अब अगर मैं इसका यूज करता हूं कि AD जो है वो DB के पैरेलल है, तो AD की लेंथ अगर आप x सेंटीमीटर लेते हो तो DB की भी लेंथ क्या लेनी पड़ेगी आपको, x सेंटीमीटर। फाइन गाइस। AD अगर x होगा तो DB भी क्या होगा, x होगा। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 40। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है, 40 है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो यहां पे रेशो आपको मिली या नहीं मिली। भाई मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में जो रेशो होती है उसका स्क्वायर करोगे तो एरियाज में रेशो मिल जाएगी। एक का दिया है, दूसरे का निकालना है तो मैं फाइंड कर सकता हूं। यहां पे भी नीड टू फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ट्राइंगल ADE जो है, एक चीज तो क्लियर हो गई, वो सिमिलर है किस वाले ट्राइंगल के, ABC के। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बोलता हूं आपसे AD डिवाइडेड बाय AB, यानी कि ये वाली रेशियो अगर मेरे को मिल जाती है तो मेरा आंसर निकल जाएगा। AD क्या दिया है आपको, x, और AB क्या दिया है आपको, यहां से लेके यहां तक लेंथ क्या आ गई, 2x। तो x से x कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, 1:2। तो रेशो तो मिल गई ना भाई, 1:2 की रेशो आपको मिल गई। 1:2 की रेशो का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो भी रेशो रहेगा उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एरियाज में रेशो आपको मिल जाती है। यानी कि 1 वाला पार्ट कौन सा है भी, AD, यानी कि ऊपर आ जाएगा ट्राइंगल ADE का एरिया और नीचे आ जाएगा ट्राइंगल ABC का एरिया, दैट्स ऑल। अब भाई आपको दिया किसका है, यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/4 इजिकल टू ADE का आपको निकालना है, ADE का आपको निकालना है, ABC का क्या जो एरिया दिया है क्या दिया है, 40। तो यहां पे आ जाएगा 40, ये 4 काट देगा 40 को 10 पे, तो
ट्राइंगल एडीई का जो एरिया आपको मिल चुका है वो क्या मिल चुका है, 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। भाई चीज समझ में आई, मतलब डायरेक्ट वो क्वेश्चन भले ही ना दे, मेरे को रेशो मिल गई तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। अगर यहां पे वो ये वाला पार्ट नहीं देता तो मेरा आंसर क्या बन जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैं उस केस में आंसर नहीं निकाल पाता। फाइन, नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट मैं आपको बताता हूं जहां पे और किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वे सिमिलर है। ठीक है, एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है, वो ही मान लेते हैं एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, उसने एक लाइन कही आपसे, मतलब नेक्स्ट जो ये वाला जो पार्ट है उसमें वो पैरेलल वर्ड्स का यूज नहीं करेगा, उसमें वो जो है पैरेलल वर्ड यूज नहीं करेगा। वो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा कि डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये चीज समझ में आई, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, यहां पे आ गया, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, यहां पे आ गया। तो DE अगर मिड पॉइंट से है, दोनों को जब जोड़ोगे तो ये वाली जो लाइन है, जो DE जो लाइन है, वो BC के बाय डिफॉल्ट पैरेलल मिलेगी आपको। ये चीज समझ में आई। यहां पे अगर उसने मिड पॉइंट बोला है, अगर D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का, तो DE की जो लेंथ होगी, जो DE जो लाइन होगी, वो पैरेलल होगी हमेशा BC के। इसको याद कर लेना भाई। तो पैरेलल है, बट उसने बोला नहीं था, बट मैंने फाइंड कर लिया भी जो है ना पैरेलल है। मिड पॉइंट्स को जोड़ोगे तो सामने वाली साइड से पैरेलल मिलेगी, पैरेलल मिल गई तो सिमिलर मिल गए। भाई चीज तो समझ में आई ना। अगर पैरेलल से ट्राइंगल, ये वाली जो दो लाइनें हैं, डी जो लाइन है पैरेलल है बीसी के, तो ट्राइंगल एडी, ठीक है भाई, ट्राइंगल एडी जो है सिमिलर मिल गया आपको किसके, ट्राइंगल एबीसी के। तो यहां से जब सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां से जब सॉल्व करोगे तो सिमिलर है, तो एडी डिवाइडेड बाय एबी is equal to AE divided by AC is equal to DE divided by BC. Now ask yourself of one question कि क्या मेरे को रेशो मिली या नहीं मिली है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेरे को रेशो भी मिल गई है, बिकॉज उसने क्या बोला है, मिड पॉइंट, यानी कि ये 2 होगा तो ये जो है 1 मानना है, तो 1:2 की रेशो मिल गई ना आपको। तो मिड पॉइंट के केस में अगर वो बोल देगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट के केस में आपको जो है रेशो भी मिल जाती है और ट्राइंगल इज ऑल्सो द सिमिलर। फाइन गाइस, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, उसने बोला एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल है एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दोनों को जोड़ दोगे तो ये जो है पैरेलल मिल गया। मिड पॉइंट बोला है तो रेशो भी क्या मिल गई, 1:2 की मिल गई। इफ द लेंथ ऑफ AE ये D था और ये E था, AE की लेंथ आपको 6 दी है तो AC की आपको निकालनी है। AE की लेंथ आपको 6 दी है, AC की आपको लेंथ निकालनी है। तो 1:2 की रेशो तो आपको पता ही है, 1:2 की रेशो तो आपको पता ही है। तो DE डिवाइडेड बाय BC बराबर किसके रख दोगे, AE डिवाइडेड बाय AC के। तीनों लेंथ आपको मिल जाएगी भाई। DE लेट सपोज मान लेते हैं x, तो BC क्या हो जाएगा 2x। फाइन, AE की लेंथ आपको दी है, क्या दी है 6, AC की आपको निकालनी है, x से x कट जाएगा, AC की लेंथ क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। भाई चीज समझ में आई या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चंस में ये 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो बोल देगा D इज पैरेलल टू BC, अगर पैरेलल बोलता है तो हमें रेशो नहीं मिलेगी। अगर D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो रेशो भी मिल जाएगी और दोनों पैरेलल्स भी हैं, तो ट्राइंगल जो है इज आल्सो द सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, देयर इज अ वन ट्राइंगल नेम ABC, और उसका जो एरिया है वो क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका जो एरिया आपको दिया है वो क्या दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, यानी कि D आ गया यहाँ पे और E आ गया यहाँ पे। तो इनको कंबाइन कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो रेशो आपको मिल चुकी है, बिकॉज उसने क्या बोला है मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, ये अगर 2x होगा तो ये क्या मिल जाएगा आपको 1x, यानी कि रेशो क्या मिल गई 1:2 की। देन फाइंड द एरिया ऑफ AD। तो रेशो अगर 1:2 की है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो वो जो है एरिया के बीच में रेशो मिल जाएगी, यानी कि यहां पे आ जाएगा ट्राइंगल AD और यहां पे आ जाएगा ट्राइंगल ABC। तो यहां पे आ जाएगा 1/4 ABC का शायद आपको दिया है, ABC का क्या आ गया 30, ADE का आपको निकालना है, तो ADE जो है क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 7.5 पे। तो ट्राइंगल ADE का जो एरिया है वो क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ये चीज आपको समझ में भी, हाउ टू यूज, मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूं। किसी में पैरेलल दिया है, किसी में जो है आपको दिया है द मिड पॉइंट्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आ चुका है।
आपको क्या दिया है, ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर एंड देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दो ट्राइंगल दिए भी, उसने कहीं पे मिड पॉइंट नहीं बोला है, D इज पैरेलल टू BC नहीं बोला है, तो दो जो है अलग अलग ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ये ट्राइंगल DEF हो गया, यहाँ पे आ गया DEF, ठीक है। तो इसका अगर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका क्या बन जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है एरिया आपको मिल चुका है। एरियाज में रेशो मैं निकाल सकता हूं, एरियाज के बीच में जो रेशो निकाल सकते हो ना, अभी 64 डिवाइडेड बाय 121 कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो आती है उसका स्क्वायर करोगे तो एरियाज में रेशो आपको मिल जाती है, ठीक है। एरियाज में रेशो आपको मिल जाती है, तो यहां से EF की वैल्यू निकालनी है, तो EF की 16 दी है, मेरे को BC की वैल्यू निकालनी है। तो 64 वाला किसका भी BC का, तो ऊपर आ जाएगा BC और नीचे क्या आ जाएगा EF यानी कि 16। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये मेरे को मिल जाएगा। भाई चीज समझ में आई ना भाई, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे रेशो थी उसका स्क्वायर करते हो तो एरियाज के बीच में रेशो आपको मिल जाती है। मैंने रेशो बनाने के लिए 64 डिवाइडेड बाय 121 लिख लिया, इक्वल टू BC बाय 16। भाई दिस इज द रेशो इन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका स्क्वायर करोगे तो 64 डिवाइडेड बाय 21 मिलना चाहिए। यहां पे अंडर रूट जो है ना लगा देते हैं, यहां भी अंडर रूट लगा देते हैं, यहां पे भी अंडर रूट लगा देते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 और यहां पे क्या आ जाएगा 11 और यहां पे आ जाएगा BC डिवाइडेड बाय 16। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज द राइट आंसर। ये जो है BC की लेंथ है, दिस इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो अगेन एंड अगेन मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे ये कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं जिसमें D इज पैरेलल टू BC दिया जाएगा या D इज द मिड पॉइंट एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस दिया जाएगा। बेसिकली हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी पे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएंगे। ये दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एरिया के बीच में रेशो दे देगा, साइड पूछ लेगा, साइड के बीच में रेशो दे देगा, एरिया पूछ लेगा। तो ये 2-3 टाइप ही आपके एग्जाम में घूमते रहते हैं, वो उस पेपर में आ गया, वो उस पेपर में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एक बार पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द एरिया। एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ लेंथ्स ऑफ द मीडियंस आर गिवन। अगर मेरे को मीडियंस की लेंथ दी है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको याद कर लेना। एरिया इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, अंडर रूट के अंदर s माइनस 1, s माइनस m1, s माइनस m2, s माइनस m3। m1, m2, m3 क्या है, दीज आर द मीडियंस। ये जो है मीडियंस है, साइड्स नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को साइड नहीं दी है, मीडियंस की लेंथ दी है, तो एरिया कैसे निकालोगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया है द लेंथ्स ऑफ द 3 मीडियन इन द ट्राइंगल आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो वही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द s। तो s क्या था, मीडियंस का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे 4 + 3 आ गया 7, 7 + 5 क्या आ गया 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर मेरे को जो है एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या था 4/3, मीडियंस का जो सम था डिवाइडेड बाय 2 था s। तो s मल्टीप्लाई s माइनस मीडियन 1, तो 6 - 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 3, देन s माइनस मीडियन 2, 6 - 4 करोगे क्या आ जाएगा 2, s माइनस मीडियन 3, तो 6 - 5 करोगे क्या आ जाएगा 1। तो 4/3 अंडर रूट के अंदर 6 × 18, 18 दूनी 36 आ गया। तो 36 को सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 6, ये चला गया 2 पे। तो आंसर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। फाइन गाइस, तो आने वाले कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको डायरेक्ट भाई फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, वो फॉर्मूला आपको यूज करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक बार ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन वन एंगल एंड 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। जैसे इस क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसमें क्या दिया है, एक एंगल दिया है और उसके 2 साथ वाली साइड दी गई है। एक एंगल दिया है, 2 साथ वाली साइड दी गई है। तो इसका एरिया अगर निकालना है तो हाफ AB दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC जिसका एरिया आपको निकालना है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इफ एंगल B 60 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का दिया गया है। AB की लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दी है, BC की लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर दी है। तो सेम क्वेश्चन है जो मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको करा रहा था। लास्ट जो है इस स्लाइड में आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी से ही आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या था, हाफ मल्टीप्लाई दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई
ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कराऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो यहां पे हो गया 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 7√3, 7 2 14√3, 14√3 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ गया 7√3। तो 7√3 इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। फाइन गाइस, थ्योरम इसके बाद करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। नाउ वो जो है थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और वो काफी हार्ड क्वेश्चंस उस पे जो है तैयार कर सकते हैं, तो वो थ्योरम आपको ध्यान से करनी है। नेक्स्ट है अपोलोनियस थ्योरम। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो ये ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, इफ डी इज द मिड पॉइंट, इफ डी इज द मिड पॉइंट यानी कि एडी इज द मीडियन, इफ एडी इज द मीडियन देन एबी का स्क्वायर यानी कि इस वाली साइड का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। फाइन गाइस, तो ये फॉर्मूला एक बार याद कर लेना, ठीक है। कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके एग्जाम में आती है या फिर क्वेश्चन में आती है तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कोई एक साइड आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इस पे मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। यहां पे आपको दिया है ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एबी की लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे आ गया 4 सेंटीमीटर, एसी की लेंथ आपको दी है 6 सेंटीमीटर और बीसी की लेंथ आपको दी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन टू बीसी फ्रॉम ए, यानी कि ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। ये वाली लेट सपोज मान लेते हैं डी, भाई दिस इज द डी पॉइंट, दिस इज द डी पॉइंट, तो मीडियन की लेंथ निकालनी है, यानी कि डी इज द मिड पॉइंट। डी अगर मिड पॉइंट है तो ये भी 4 सेंटीमीटर मिलेगा और ये भी आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इसमें मैं अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके, अपोलोनियस थ्योरम जो थी क्या थी, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी अपोलोनियस थ्योरम। तो क्या क्या मेरे को इस वाले क्वेश्चन में मिल गया, ए बी मिल गया, ए बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 16। इसके बाद एसी मिल गया, एसी की लेंथ भी आपको क्या दी है 6 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि एडी आपको निकालना है, एडी का स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब एडी की लेंथ आपको निकालनी है। बीडी जो है क्या दिया है 4 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 16। फाइन गाइस, तो यहां से इसको सॉल्व करना है। तो इसको हमने सॉल्व करे जो है करा है, यहां पे 52 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस 16, 2 इसको काट देगा 26 पे, 26 में से 16 कट जाएगा क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी √10 इज द राइट आंसर। तो एडी जो है उसकी लेंथ क्या है √10 इज द राइट आंसर। तो अपोलोनियस थ्योरम पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं पे क्वेश्चन में बीच में भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली यू नीड टू लर्न द सिचुएशन कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो वाली थ्योरम में यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एंगल बाइसेक्टर इज द लास्ट थ्योरम, दिस इज द लास्ट थ्योरम इन दिस चैप्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपको पता था भी, एंगल बाइसेक्टर का यूज करके मेरे को क्या मिलता था इन सेंटर। आया भी कुछ ध्यान, एंगल बाइसेक्टर वो होता है, वो वाली लाइन होती है जो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि उस लाइन को एंगल बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं जो एंगल को बराबर हिस्सों में बांटेगी। इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, देन AB डिवाइडेड बाय BD, यानी कि दिस अपॉन BD, यानी कि दिस अपॉन दिस डिवाइडेड बाय AC अपॉन CD, यानी कि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो लेट सपोज एक यहीं से क्वेश्चन बना देता हूं मैं, ये 5 हो गया, यहां पे आपको दिया है 20, ठीक है, ये 5 है और ये जो है 20 है, यहां पे दिया है 6 और ये वाली लाइन आपको निकालनी है, मतलब यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD की लेंथ आपको निकालनी है। तो क्या बन जाएगा भाई AB अपॉन BD क्या दिया है आपको 20 इज इक्वल टू 6 अपॉन DC। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये कट जाएगा 4 पे, तो DC की लेंथ क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन ये वाले इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करना पड़ सकता है, अपोलोनियस थ्योरम का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स में यू नीड टू लर्न अ लॉट, मतलब याद करने वाला बहुत कुछ है, ठीक है। यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, देन सेंट्रोइड क्या होता है, यू नीड टू लर्न अ लॉट। अगला चैप्टर जब मैं कराऊंगा भी सर्कल्स, तो उसमें ट्राइंगल का ही कुछ पार्ट कराऊंगा, उसमें ट्राइंगल के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस में जैसे ट्राइंगल का भी यूज करना पड़ सकता है। तो ट्राइंगल पहले कर लेना अच्छे से, उसके बाद यू नीड टू मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द ज्योमेट्री, दैट इज सर्कल, ठीक है। फाइन, अगर कोई डाउट होता है तो आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyiq@gmail.com
I will revert back. And thanks a lot for watching this video and all the best for your exam. Once more अच्छे से देके आना है.